ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। बायोलॉजी के ऑलरेडी 3 चैप्टर्स हो गए हुए हैं। लाइफ प्रोसेसेस भी हुआ है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हुआ है, और हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस भी हुआ है। तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में, बायोलॉजी का प्लेलिस्ट में अलग से है, और फिजिक्स तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मैथमेटिक्स के भी कई चैप्टर्स में चैनल पे डाला हूँ रिवीजन के लिए। ये मेजॉरिटी वही स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएसएलसी बोर्ड एग्जाम्स 2025 अपीयर कर रहे हैं, चाहे सीबीएसई अपीयर कर रहे हैं या कोई भी स्टेट बोर्ड अपीयर कर रहे हैं। सारों के कॉन्सेप्ट्स और जो बेसिक लेवल क्वेश्चन है, एंट्री लेवल क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। और साइंस के भी, साइंस तो आपको डिटेल में अंडरस्टैंड हो जाता। और जो लोग भी यहाँ पे नए आए हुए हैं चैनल पे, वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी है तो उसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए इसको, और नोटिफिकेशन वगैरह भी ऑन कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब करके। अगर मैं नया वीडियो डाला तो आपको पता चल जाता। तो स्टार्ट करेंगे। देखो हेरिडिटी से। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी जनरली हेरिडिटी किसको बोलते हैं मालूम है? हम हेरिडिटी बोलते हैं जो कोई भी ट्रेट्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, that are transferred from parents to offspring। ऑफस्प्रिंग यानी कि उनके आने वाले जो नस्लें हैं, उनको अगर कोई ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसी का नाम हेरिडिटी है। ठीक, अगर कोई टॉल है तो उनके आने वाले जो चिल्ड्रन होंगे वो भी टॉल होंगे, इसका मतलब उनकी हेरिडिटी है, ये वो ट्रांसफर होते जाती कंटिन्यूअसली। सिमिलरली अगर कोई रिच है तो वो रिचनेस भी ट्रांसफर होते जाती, लेकिन वहां पे वो डिस्कस नहीं करें हम। जनरली वो भी अगर उनके पास बहुत पैसा है तो हेरिडिटरी मनी है बोल के बोलते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स से और फादर से, फोर फादर से ट्रांसफर हुआ है। टर्म वही है, लेकिन हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करें, हम यहाँ पे ट्रेड्स डिस्कस करते हैं, हेरिडिटी। ठीक, यहाँ पे देखो वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन क्यों अराइज होता? देखो, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ना, उसमें बहुत कम वेरिएशन हमारे को देखने को मिलता है। ठीक, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे को वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलते हैं, बिकॉज मोर देन वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। मोर देन वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, एक से ज्यादा पेरेंट इन्वॉल्व है, इसीलिए हमारे को वेरिएशंस देखने को मिलता है। वेरिएशंस अराइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स दोज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली हैव फ्यू वेरिएशन। जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना, उनका वेरिएशंस बहुत कम होता। ऑर्गेनिजम्स दोज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मोर वेरिएशंस। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ज्यादा वेरिएशंस मतलब आप देखो, प्लांट, आप एक टाइप का प्लांट देख लो, अब वही प्लांट के अगर जितने भी आप सैपलिंग्स लगाएंगे, छोटे छोटे प्लांट, उनमें आप डिफरेंस नहीं बता सकते। ठीक, लेकिन वही सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स जैसे कि डॉग्स वगैरह हैं, कैट्स हैं, आप कैट के अगर 6 बच्चे हैं तो 6 सारे अलग अलग रहते हैं। फिजिकल देखने में भी उनका या तो बॉडी का कलर कुछ डिफरेंट रहता है। एक ह्यूमंस में तो डेफिनेटली आप ह्यूमंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन अगर ट्विंस है तो भी पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर अननोन लोग हैं या उनके साथ फ्रेंड्स वगैरह तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ट्विंस अगर हैं तो उनके पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात है कि यहाँ पे वेरिएशंस आता है। ठीक, देखेंगे उसको। वेरिएशन प्रमोट्स द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज इन फॉलोइंग वेज। ये इंपॉर्टेंट है, पिछले टॉपिक्स में भी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि जो वेरिएशन है वो बेनिफिशियल क्यों है। वेरिएशन बेनिफिशियल है सर्वाइवल के लिए। आप एक ही टर्म लिखना, सर्वाइवल रेट ऑफ द स्पीसीज। ये सर्वाइवल को प्रमोट करता। कैसे प्रमोट करता? देखो, अडेप्ट करके, जो भी वहां पे एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ जा रहा है तो एनवायरनमेंट में चेंजेस को अडेप्ट करने में मदद करता। इट हेल्प्स द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट अकॉर्डिंगली विद द एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरनमेंट के कंडीशंस को अडेप्ट करना मतलब उसको एडजस्ट हो जाना। अडेप्टेशन इज नथिंग बट गेटिंग एडजस्टेड। ठीक, एग्जांपल के तौर पे आज हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में डायनासोर्स कहीं पे भी नहीं है, लेकिन पहले डायनासोर्स हुआ करते थे। तो वो कहाँ गए? सारे के सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, मर गए। क्यों? क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर सके। क्यों अडेप्ट नहीं कर सके? साइंटिस्ट बताते हैं कि आइस एज आया था। आइस एज यानी कि जो अर्थ का टेम्परेचर था नहीं, वो अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से कुछ
एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, उनमें से डायनासोर्स वगैरह भी हैं। सेबर टूथ, आप मैमथ ले लो, ये एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर सके, एडजस्ट नहीं कर सके। नेक्स्ट, इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड मतलब दैट विच कम फ्रॉम पेरेंट्स, दैट विच कम फ्रॉम पेरेंट्स, जो पेरेंट्स से आता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। यहाँ पे एग्जांपल्स है, देखो अगर कोई टॉल है तो वो अपनी टॉलनेस को कंट्रोल नहीं कर रहा, उसके पेरेंट्स से चाह रहा, लेकिन कुछ एक ट्रेट्स हैं जो उन्होंने लाइफ में अपने ये करता, वो इनहेरिटेड नहीं होते, वो लाइफ में उन्होंने ये करते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं अक्वायर्ड ट्रेट्स। अक्वायर्ड ट्रेट्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स अच्छी गाड़ी चला सकता है, गुड ड्राइवर है, या फिर गुड स्विमर है, गुड स्विंगर है, गुड सिंगर है, तो वो उन्हें क्या करा मालूम है, अपनी लाइफ में उसके एक्सपीरियंस से सीखा है, तो वो ट्रेड्स को बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। और जो उसकी टॉलनेस है और उसका आई का कलर है, हेयर का कलर है, वो इनहेरिटेड ट्रेड है, उसको अपने पेरेंट्स से मिला हुआ, या फादर से या फोर फादर से मिला हुआ। अक्सर कोई एक जनरेशन में जो चिल्ड्रन होते हैं ना, वो एक जनरेशन में अपने माँ बाप के जैसे नहीं दिखते, उन्होंने अपने दादा दादी के जैसे दिखते हैं, या कोई चाचा चाची या फूफा फूफी के फूफू के टाइप भी दिखते हैं, कोई खाला के जैसे दिखते हैं। तो ये एक एक जनरेशन में ये स्किप आता, उनके सिमिलैरिटीज अगले जनरेशन में नजर आते, एक जनरेशन को स्किप करता। नेक्स्ट देखेंगे, द ट्रेट्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। एग्जांपल हेयर, स्किन, आई कलर एक्सेट्रा। देखो जो पेरेंट्स से आता उसको बोलते हैं हम इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो ट्रेट्स पेरेंट्स से मिलते हैं उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। A child bears all the basic features of human being, however, it does not look exactly like its parents, and human populations show a great deal of variations. तो एक जो चाइल्ड है उसके अंदर पूरे ह्यूमंस के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जैसे कि आईज यहाँ पे होना, हैंड्स होना, माउथ होना, नोज होना, टंग होना, हेयर होना और लेग्स होना, ये सारी चीजें उसके पास बेसिक ह्यूमंस के जैसे आते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखता, उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं। तो हमको ये मालूम है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि आप जैसा एरिया चेंज कर देंगे ना, लोगों की शक्लें भी चेंज हो जाते हैं। जो रेसेस भी है ना, नीग्रोस है, ऑस्ट्रेलॉइड्स है, और हम जो है ना कॉकेशियंस हैं, और इसी तरीके से मंगोलाइड्स है, जो चाइनीज है उनको मंगोलाइड्स बोलते हैं, अलग अलग रेसेस के लोग हैं। तो ये बहुत इनके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, बोथ फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू द चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर जो डीएनए है, डीएनए जैसे कि हम देखें कि पेरेंट्स के पास से क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं, उसके अंदर डीएनए रहता, तो वो डीएनए इक्वल नंबर में मदर और फादर इसको चाइल्ड को देते हैं। अब जिसका डोमिनेंट है वो शो कर जाता, जो जिनका हिडन है वो शो नहीं करता, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, सो दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पैटर्नल और मैटरनल डीएनए। ईच ट्रेट मतलब फॉर एग्जांपल एक टॉलनेस वाला ट्रेट है, समझेंगे हम, समझेंगे जो फादर है वो टॉल है और मदर जो है सो ना शॉर्ट है। अब अगर चाइल्ड शॉर्ट हो गया, चाइल्ड शॉर्ट हो गया, ये चाइल्ड शॉर्ट है, इसका मतलब जो मदर का जो ट्रेट है ना वो डोमिनेंट है और फादर का ट्रेट है ना वो रिसेसिव है। अगर चाइल्ड टॉल हो गया, चाइल्ड टॉल हो गया, तो इसका मतलब फादर का जो है सो ना डोमिनेंट है और ये जो मदर का है ना वो रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब अगर दो साथ में आ गए, फॉर एग्जांपल दो कोई भी एक ट्रेट के साथ में आ गए और जो शो कर गया तो उसको बोलते हैं हम डोमिनेंट ट्रेट। नाउ थस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी टू वर्जन्स इन ईच चाइल्ड। हर एक ट्रेट के लिए दो वर्जन्स रहते हैं, एक मदर का एक फादर का, ठीक। इवन द स्किन कलर या हेयर कलर या ईयर लो, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे रहते हैं जिनके आपके बॉडी के अंदर दो दो वर्जन्स रहते हैं उसके अंदर। नाउ फ्री ईयर लोब्स एंड अटैच्ड ईयर लोब्स, स्ट्रेट हेयर और करली हेयर, एक बाल सीधे होना, करली होना, ये फ्री ईयर लोब कहलाता, और अगर अटैच रहा तो अटैच ईयर लोब कहलाता। ये सारी चीजें रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मेंडल एक एक्सपेरिमेंट करा, वो मेंडल का एक्सपेरिमेंट मैं बता देता हूँ। ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता और यहीं से क्वेश्चन आता। मेंडल क्या किया मालूम है, एक प्लांट लिया, एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, ठीक। तो उन्हें क्या करा मालूम है, एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट। इन प्लांट को क्या करा मालूम है, आपस में क्रॉस पॉलिनेट करा। पॉलिनेशन हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में पढ़ चुके, क्या पढ़े कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। उन्हें क्या करा, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन लेके दूसरे प्लांट में डाला, ठीक, डाल के इसको क्या करा, क्रॉस पॉलिनेशन करा। क्रॉस पॉलिनेशन करा तो हुआ क्या मालूम है, इससे आने वाले जनरेशन जो है, अब ये इसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं। F1 मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन।
उसमें क्या हुआ मालूम है, उसको क्या दिखा, सारे के सारे प्लांट एक ही जैसे टॉल के टॉल दिखे, सारे के प्लांट्स टॉल ही दिखे, सारे प्लांट्स टॉल ही दिखे, जितने भी आए ना सारे के सारे टॉल। तो उन्हें क्या करा, फर्स्ट जनरेशन में ये प्लांट्स को क्रॉस नहीं करा, आपने छोड़ दिया सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब उन्होंने आपस में यही एक ही प्लांट के फ्लावर से एक ही प्लांट के फ्लावर में के पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होंगे या सेल्फ ट्रांसफर होंगे, उसके लिए उन्हें छोड़ दिया। ठीक, छोड़ते ही क्या पता चला कि जो सेकंड जनरेशन आ रहा F2 जनरेशन, उसमें टॉल जो है सो ना 3 प्लांट आ रहे और शॉर्ट जो है सो ना 1 प्लांट आ रहा। तो टॉल 3 आ रहे हैं और शॉर्ट 1 आ रहा। इसका मतलब ये जो पेरेंट वाला वर्जन था ना, ये पेरेंट वर्जन है, ये भी पेरेंट है, पेरेंट वाला वर्जन सेकंड जनरेशन में जाके दिख रहा। ठीक, तो अब कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। देखो, मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस। गार्डन पीस मतलब ये जितने भी आपको मार्केट में जो पीस नजर आ रहा है ना, अक्सर फली वगैरह हम तोड़ के भी खाते हैं, वो बटाने जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल, उसकी फली वगैरह भी मार्केट में आ रही, शायद अब खत्म हो गई होंगी। तो उसके प्लांट्स लिया, उन्हें क्यों चूज करा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से देखने को मिलते हैं? देखो, अगर फ्लावर का कलर है तो वायलेट और व्हाइट देखने को मिलता है सेम प्लांट में। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, एक्सियल और टर्मिनल कैसा रहता मालूम है? ये रहता टर्मिनल और ये रहता एक्सियल। ये फ्लावर ऐसा इधर भी देखता और ऊपर भी देखता, ये पोजीशन ऑफ द फ्लावर है इसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। और सीड का कलर, जो सीड का कलर है वो येलो भी होता, और इस सीड का कलर येलो भी होता और सीड का कलर ग्रीन भी होता। ये दो सीड के कलर हैं। और इसका जो ये है राउंड भी हो सकता, बिल्कुल परफेक्टली राउंड भी हो सकता, और रिंकल्ड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता। क्या? सीड का शेप। उसके बाद पॉड का शेप, पॉड मतलब जिसके अंदर फल्ली के अंदर ये रहता ना, उसको पॉड का शेप बोलते हैं। पॉड इन्फ्लेटेड रहता या कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता। इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, कंस्ट्रिक्टेड मतलब ऐसा सिकुड़ा हुआ। ये जो पॉड है, पॉड किसको बोल रहे हैं? ये जो ऊपर हम उसको क्या बोलते हैं, फल्ली बोलते हैं, तो वही ये रहता। नेक्स्ट देखो, पॉड का कलर, ये जो पॉड का है ना, कलर ग्रीन भी रहता, येलो भी रहता। तो ये पॉड का कलर ग्रीन भी पॉसिबिलिटी है, ग्रीन भी हो सकता। और पॉड का ऑब्वियसली इसके अंदर के जो ये है ना, वो येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं। तो पॉड का कलर ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये हाइट ऑफ द प्लांट के लिए टॉल भी हो सकता, शॉर्ट भी हो सकता। तो टॉल हमारे लिए कौन से एग्जाम्पल इसमें लिए इसमें इंपॉर्टेंट है? ये वाला सीड कलर, मतलब व्हाइट और व्हाइट। अगर ये वाई बोल रहा हूं तो इसका मतलब येलो में बोल रहा हूं, अगर ये वाई बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं ग्रीन। लेकिन सर ग्रीन तो जी से आता ना, नहीं, जो डोमिनेंट ट्रेट आता ना, इधर देखो, ये डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब ये वाई का कैपिटल वाई येलो लिखते हैं और स्मॉल वाई ग्रीन के लिए लिखते हैं। सिमिलरली सीड का शेप में ये राउंड आता और ये रिंकल्ड आता। अगर मैं आर लिखूं तो इसका मतलब राउंड है समझना, और स्मॉल आर लिखूं तो ये समझना रिंकल्ड है। ठीक, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है हाइट ऑफ द प्लांट। कैपिटल टी लिखूंगा तो टॉल हो गया, और स्मॉल टी लिखूंगा तो वो शॉर्ट हो गया। ठीक, तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट आपको मालूम हो गया क्या है। यहाँ पे देखो, मेंडल कंडक्ट a series of experiments in which he crossed the pollinated plants to study one character at a time. Mendel conducted a series of experiments in which he crossed the pollinated plants to study the one character at a time. उन्हें क्या करा, एक कैरेक्टर में डिफरेंस लिया, बाकी के साथ 6 कैरेक्टर सेम रखा। जैसे कि एक प्लांट टॉल है तो एक शॉर्ट प्लांट लिया, इसके भी सीड का कलर वही, इसका भी सीड का कलर वही, पॉट का कलर वही, और टर्मिनल फ्लावर का पोजीशन वही, सारी चीजें सेम लिया, लेकिन एक चीज अलग लिया। क्या एक चीज अलग लिया? एक प्लांट को टॉल लिया, एक को शॉर्ट लिया। तो देखो, वो स्टडी करा उन्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? एक क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विथ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कि एक ही पेयर का उनके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जो ऑपोजिट एंड्स पे हो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। जैसे कि व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट होता है ब्लैक, बिल्कुल ऑपोजिट होना। ठीक, अब जैसे कि कोई आदमी लंबा है तो उसकी हाइट बड़ी लंबी होनी चाहिए, अगर कोई छोटा है तो उसकी नाटी होनी चाहिए, हाइट बीच वाली नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रास्टिंग, टॉल का जो कॉन्ट्रास्ट है ना वो शॉर्ट ही होगा। तो देखो, उन्हें एक ही जो है सोना पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर रिसर्च करा, और जिसमें एक ही इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अब इसको एक क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स, 2 पी प्लांट्स के बीच में जो क्रॉस है, इन विच दे डिफर ओनली इन वन कैरेक्टर। यहां पे लिखना इन विच दे डिफर इन ओनली वन कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर में वो
ओनली वन कैरेक्टर में ही वो डिफर करता है। ठीक, नेक्स्ट क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। जैसे कि एग्जांपल लिया टॉल और ड्वार्फ। ड्वार्फ के लिए हम यहाँ पे और एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं शॉर्ट, अक्सर वो शॉर्ट भी बोलते हैं उसके लिए, ड्वार्फ भी बोलते हैं। Now he took pea plants with different characteristics, a tall and a short, produced progeny by crossing them. Progeny मतलब जो आने वाली नस्ल है ना उसको बोलते हैं progeny। एक tall लिया एक short लिया और उनमें से एक progeny produce करा। All plants were tall in the first generation. First progeny में F1 generation में, first filial generation में, या फिर first progeny भी बोलते हैं इसको। First progeny में उसको पता चला कि सारे के सारे plants कैसे हैं, सारे plants tall ही आ रहे हैं। ठीक, सारे plants tall ही आ रहे हैं। Now this meant that only one of the parent traits was seen, not some mixture of two. इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पेरेंट का फॉर्म दिख रहा है उसको, यानी कि टॉल पेरेंट का फॉर्म ही नजर आ रहा है उसके अंदर, मिक्सर नहीं दिख रहा है। एक टॉल है एक शॉर्ट है, तो टॉल शॉर्ट का मिक्सचर मीडियम नहीं आ रहा है हाइट, सारे के सारे प्लांट्स की हाइट टॉल ही आ रही है। नाउ देन प्लांट्स ऑफ F1 progeny were reproduced by self pollination. उसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं करा, F1 वालों को छोड़ दिया उन्हें सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो अब नया जनरेशन आ गया, उसको बोल रहे हैं हम F2 जनरेशन। ठीक, नाउ सेकंड जनरेशन और F2 जनरेशन में प्लांट्स आर नॉट ऑल टॉल, इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट। इसका मतलब एक चौथाई, 1/4 ऑफ देम वर शॉर्ट। अगर 100 प्लांट्स ग्रो करे होंगे, 100 में से 75 टॉल आ रहे हैं और 25 शॉर्ट प्लांट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक चौथाई शॉर्ट आ रहे हैं। इसका मतलब जो ओरिजिनल पेरेंट प्लांट है ना वो भी शो कर रहा सेकंड प्रोजेनी में, F2 जनरेशन में। Now this indicates that both the tallness and shortness traits were inherited in the F1 plants, but only the tallness trait was expressed. इसका मतलब क्या हुआ, जो F1 जनरेशन में है ना, F1 जनरेशन में टॉल वाला भी आया शॉर्ट वाला भी आया, तो शो क्यों नहीं करा शॉर्ट, क्योंकि वो रिसेसिव है, छुपा हुआ रहता, एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में शो करता। ठीक, नेक्स्ट देखो ये पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंटल जनरेशन में टी लिया और ये स्मॉल टी लिया, इसको बोलते हैं प्योर टॉल, इसको बोलते हैं प्योर टॉल, इसको बोलते हैं प्योर शॉर्ट। ठीक, प्योर टॉल लिया उन्हें, एक टी आया, और प्योर शॉर्ट लिया, एक टी आया। अब ये जो है सुना सेल्फ इसके अंदर पॉलिनेशन होंगे। इधर देखो, अब ये है और ये है, इनमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन 2 टॉल के बन सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन इनका मिक्स बन सकता, एक कॉम्बिनेशन ये मिक्स बन सकता, एक कॉम्बिनेशन टीटी बन सकता है। ठीक, एग्जांपल के तौर पे अगर आप 2 कॉइन उछालेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों हेड आए, दोनों टेल आए, एक हेड आए, एक टेल आए, एक टेल आए, एक हेड आए, ये 4 पॉसिबिलिटीज ही बन सकते हैं इसके अंदर से। तो देखो ये इसको और इसको आपस में क्रॉस करें तो दोनों भी टॉल आ सकते हैं। देखो ये 2 टॉल आ गए, और एक ये भी आ सकता है, एक ये भी आ सकता है, या 2 भी यही आ सकते हैं। यहाँ पे टेबल देखो, ये टेबल इजी है आपको बनाने के लिए। क्या है यहाँ पे, अगर हम टेबल बनाए, ये टी और ये टी और ये टी पॉसिबिलिटीज 4 है। ये टी 2 टी आ गए, ये टी और ये टी आ गया, ये स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो अब ये कैसा होगा, अगर दोनों में से एक भी टॉल रहा, दोनों में से एक भी टॉल रहा तो जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वो टॉल ही रहेगा। ये 2 भी टॉल है इसका मतलब ये भी टॉल, इन दोनों में से एक टॉल है इसका मतलब ये भी टॉल, इन दोनों में से एक टॉल है इसका मतलब ये भी टॉल। अब इन दोनों में से दोनों के दोनों शॉर्ट है, तो अब ये कैसा आएगा, शॉर्ट आएगा। ठीक, ये चेकर बोर्ड भी आता, आप कभी कभी क्वेश्चन आ जाता कि मोनोहाइब्रिड का चेकर बोर्ड डाल के लिखो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो होता वो जो हमको नजर आ रहा है, यानी कि कितने टॉल नजर आ रहे हैं, 1 टॉल, 2 टॉल, 3 टॉल नजर आ रहा है, इसका मतलब 3:1 शॉर्ट 1। एक रहता जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जीन्स में, इसमें देखो ये प्योर टॉल है और ये प्योर शॉर्ट है, ये 2 क्या है, मिक्स है, मतलब ये है होमोजाइगस। होमोजाइगस इसको बोलते हैं जिसमें सेम रहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, जो एलियल है ना वो सेम रहता है, इसमें इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ठीक, एक प्योर टॉल वाला है इसका मतलब 1, और एक 2 वाले हैं इसका मतलब ये 2, और एक शॉर्ट है इसका मतलब 1। ये है जीनोटाइपिक रेशियो। जीन के अंदर क्या है, ऐसे दिखने में तो सारे 3 टॉल दिख रहे हैं, एक शॉर्ट दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हम फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है। ये 1 कौन सा है, ये टॉल वाले का, ये 1 कौन सा है, शॉर्ट वाले का, और ये 2 कौन से हैं, ये जो हेटेरोजाइगस है, अलग अलग है ना, टीटी। ठीक, नेक्स्ट
नाउ बोथ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर टॉल प्लांट्स। जितने भी कैपिटल टी के हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के हैं, वो टॉल प्लांट्स हैं। व्हाइल ओनली स्मॉल टी इज शॉर्ट। खाली स्मॉल टी वाले ही शॉर्ट हैं, बाकी के पूरे टॉल हैं। इन अदर वर्ड्स ए सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। इन दोनों में से एक भी अगर टॉल आ गया तो वो प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। व्हाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी टी फॉर प्लांट टू बी शॉर्ट। अगर शॉर्ट आना रहा तो 2 टी ही आना पड़ता। ठीक, ये हमारे को पता चल जाए। इसका मतलब जो रिसेसिव ट्रेट्स है ना, रिसेसिव ट्रेट के लिए दोनों भी सेम आए तो ही वो रिसेसिव ट्रेट शो करता। अगर उसमें से एक भी दूसरा आ गया तो वो शो नहीं करता, डोमिनेंट वाला ही शो करता। नाउ ट्रेट्स लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स व्हाइल दोज दैट बिहेव टी आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। तो जो कैपिटल टी है इसको बोलते हैं डोमिनेंट, मतलब उन्हें अगर किसी दूसरे के साथ आ गया, अगर वही शो करा तो वो डोमिनेंट हो जाता। और स्मॉल टी क्या होता, रिसेसिव मतलब ये हो जाता छिपा हुआ, हिडन ट्रेट आता, जो एक जनरेशन में शो नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देखो एक्सरसाइज वन, पी प्लांट ऑफ पिंक फ्लावर पीपी इज क्रॉस विद पी प्लांट ऑफ व्हाइट फ्लावर बेरिंग व्हाइट फ्लावर रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन ऑफ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद द हेल्प ऑफ अ चेकरबोर्ड एंड मेंशन द वैरायटीज। उन्हें क्या करना मालूम है, एक पीपी प्लांट लिया, ये पीपी, ठीक, ये कैसा है कहते हैं, पिंक फ्लावर है, पिंक। और दूसरा है स्मॉल पीपी। स्मॉल पीपी कौन सा है कहते हैं, स्मॉल पी व्हाइट फ्लावर है। तो हम क्या करते हैं मालूम है, इसका चेकर बोर्ड डालते हैं। चेकर बोर्ड क्या है, यही अब हम जो थोड़ी देर पहले डाले, इसमें जो है ना एक कैपिटल पी लेते हैं, एक स्मॉल पी लेते हैं। इसमें भी कैपिटल पी और स्मॉल पी। तो देखो ये दो भी कैपिटल है, थोड़ा कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना। इसमें एक स्मॉल है और एक कैपिटल है, इसमें एक स्मॉल है और दूसरा कैपिटल है, सॉरी इसमें उल्टा आता, एक कैपिटल है एक स्मॉल पी है, और इसमें दोनों भी स्मॉल पी है। ठीक, तो अब ये कैसा आएगा, ये पिंक रहेगा, ये भी पिंक रहेगा, और ये कैसा रहेगा, ये भी पिंक रहेगा, और ये कैसा रहेगा, ये भी पिंक रहेगा, लेकिन ये कैसा रहेगा, ये व्हाइट रहेगा। ठीक, ये चेकर बोर्ड से इसका फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो देखो, इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या रहता, फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा याद रखना मोनोहाइब्रिड का 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या रहता 1:2:1। ये है जीनोटाइपिक रेशियो इसका मोनोहाइब्रिड का, यहाँ पे दिया हुआ है, यही हमको करना है। नेक्स्ट देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है। इसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कि टॉल वाला भी ले लिए हम, सपोज कोई एक राउंड या कंस्ट्रिक्टेड वाला भी ले लिए, राउंड या रिंकल्ड वाला भी ले लिए समझो। ठीक, व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, ए क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स हैविंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जिसमें दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उसको बोलते हैं हम डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस बिटवीन प्लांट बेयरिंग राउंड येलो कलर सीड्स विद प्लांट बेयरिंग रिंकल्ड ग्रीन कलर सीड्स। तो अब ये कैसा है, राउंड है कहते और येलो है कहते, राउंड येलो। और दूसरा प्लांट कैसा है कहते, राउंड का ऑपोजिट क्या होता, रिंकल्ड, और येलो का ऑपोजिट क्या होता, ग्रीन होता। ठीक, नाउ दे आर ऑल हैव येलो एंड राउंड सीड्स, येलो कलर एंड राउंड सीड्स आर थस डोमिनेंट ट्रेट्स। तो अब इसके अंदर जब इसको क्रॉस करेंगे ना F1 जनरेशन में क्या आता, F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे राउंड एंड येलो ही आते हैं, राउंड एंड येलो ही आते हैं। तो F2 जनरेशन में क्या आता, F2 जनरेशन में अब हमारे को कुछ मिक्स देखने को मिलता, वो क्या होता है, when these F1 progeny are used to generate F2 progeny by self pollination we will find plants with the following combination। अब जो प्लांट्स हैंगे उसके अंदर चार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे हमें, कौन से येलो एंड राउंड, ये है पेरेंट वाला पार्ट, जो ओरिजिनल पेरेंट्स है वो है, ग्रीन एंड रिंकल, ये भी पेरेंट है, और ये पेरेंट नहीं है, येलो एंड रिंकल और ग्रीन एंड राउंड। इसका मतलब ये एक मिल रहा ऐसा, और ये एक मिल रहा ऐसा, और दो ऐसे और ऐसे मिल रहा। ये कैसा है, राउंड एंड ग्रीन है, ये कैसा है, रिंकल्ड एंड येलो, ये कैसा है, राउंड एंड येलो, और ये कैसा है, रिंकल्ड ग्रीन। ये चारों आपको इसमें देखने को मिलता है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 9:3:1 देखने को जो मिल रहा, जो विजिबल है वो 9:3:1। इसका मतलब जो 9 ये वाले आते हैं येलो एंड राउंड, और 3 येलो एंड रिंकल्ड,
और 3 ग्रीन एंड राउंड और 1 ग्रीन एंड रिंकल्ड। 9:3:1 रेशियो में प्लांट्स वो बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हम क्रॉस कर रहे हैं ना, क्रॉस कैसा करना देखो। अभी मैं आपको टेबल डाल देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा टेबल होना चाहिए, एक नए पेज पे डाल देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रेड्स है ना वो ये कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y है। तो ऊपर जो है सो ना आपको क्या करना है, इसमें से एक लेके लिखना है। यानी कि एक अगर मैं कैपिटल राउंड का ले लिया, सॉरी ये इसको थोड़ा सा, ये R है और ये Y है, कैपिटल Y स्मॉल। तो अब आपको क्या करना है मालूम है, इसमें से एक और इसमें से एक चूज करना है। तो मैं कैपिटल R कैपिटल Y चूज करा एक, और दूसरी बारी में क्या करा, कैपिटल R और स्मॉल y चूज करा, तीसरी बारी में स्मॉल r और कैपिटल Y चूज करा, और चौथी बारी में स्मॉल r स्मॉल y चूज करा। अब आपको क्या करना है, इधर भी सेम टू सेम ही लिखना है, सेम टू सेम। ये डाई हाइब्रिड का चेकर बोर्ड है, RY और RY और स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। अब देखो जब इसको हम साथ में लिखेंगे 2R, इसका मतलब कैपिटल R, 2Y, कैपिटल Y, तो ये कैसा रहेगा, ये राउंड रहेगा और ये येलो, राउंड येलो रहेंगे। ठीक, अच्छा देखो R कैपिटल Y स्मॉल y, इन दोनों में से एक भी अगर येलो रहा तो वो येलो ही जाता, ये भी राउंड और येलो ही आ रहा। ठीक, फिर ये देखो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, दो कैपिटल Y है, ये भी राउंड एंड येलो, राउंड येलो। ठीक, एक कैपिटल R स्मॉल r, ये Y और ये Y, इसका मतलब कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी कैसे रहेंगे, राउंड येलो ही रहेंगे, राउंड येलो ही रहेंगे। अब देखो ये दोनों कैपिटल R है, एक कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी राउंड येलो ही रहेंगे, राउंड येलो। और ये कैपिटल R, अब ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है, स्मॉल y, इसका मतलब ये येलो नहीं रहेंगे, ये कौन से रहेंगे, राउंड और ग्रीन रहेंगे। y आ रहा ना तो ग्रीन आ रहा, ये स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये कैसे रहेंगे, राउंड येलो। और स्मॉल r कैपिटल R मतलब कैपिटल R स्मॉल r लिख दिया, स्मॉल y, ये थोड़ा सा अलग, दो स्मॉल y आ गया, इसका मतलब क्या है, ये रहेंगे राउंड एंड ग्रीन, रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y, दो कैपिटल Y, तो इसका मतलब राउंड येलो। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बस आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ राउंड येलो राउंड ग्रीन, अदरवाइज आपको बस RRYY ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में। RR मतलब कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r, ये थोड़ा सा चेंज होता है, देखो कैपिटल Y, ये कैसा है, राउंड नहीं है, अब ये रिंकल्ड येलो है, ठीक, स्मॉल r, अब ये भी रिंकल्ड आ गया, कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी क्या है, रिंकल्ड येलो है, यहाँ पे देखो एक कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये कैसे है, राउंड येलो है, कैपिटल R स्मॉल y, ये थोड़े से अलग है, कैसे है, ये है राउंड ग्रीन, ये कैसे है, राउंड येलो। अब देखो स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये कैसे है, रिंकल्ड येलो, आखिरी वाला आता स्मॉल r स्मॉल y, ये है कैसे, ये है रिंकल्ड ग्रीन, एक ही आता है लास्ट वाला, तो रिंकल्ड ग्रीन। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये वाली लाइन जो है ना, यहाँ से यहाँ तक लाइन, यहाँ से यहाँ तक लाइन, और ये वाली लाइन, ये जो ट्रायंगल बन रहा ना ऐसा, इसमें 9 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कैसे है, 9 है राउंड येलो। और देखो ये 1 2 ये 3, ऐसे 1 2 3 कैसे है, राउंड ग्रीन, ये है राउंड ग्रीन, और ये 3 है, देखो 1 2 3, ये कैसे है, रिंकल्ड येलो,
रिंकल्ड येलो, और एक जो आया ना वो रिंकल्ड ग्रीन का आया, ये है रिंकल्ड ग्रीन का। ठीक, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा, ये देखो ये पूरा जो डाला हुआ है ये है, इसके साथ है। आप व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए तो वहां पे मैं इसके नोट्स भी डाला हुआ हूँ। नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स कैसा एक्सप्रेस होते हैं, देखो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स। सेल्युलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। A section of DNA that provides information for one person is called gene for that protein। देखो जो सेल्युलर डीएनए होता है ना, ये सेल है समझेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए रहता, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आपको मालूम है, ऐसा डीएनए रहता। ये डीएनए का वो वाला हिस्सा जो प्रोटीन बनाने में ये करता, उसको बोलते हैं जीन। मतलब ये डीएनए बहुत लंबा रहता, 7 मीटर का रहता, तो छोटा सा हिस्सा, इसका छोटा सा हिस्सा जो है सो ना, जो प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन देता, उसको बोलते हैं जीन। ठीक, नेक्स्ट कंसीडर द एग्जांपल ऑफ टॉलनेस एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। Plant height could be depend on the amount of particular plant hormone. The dominant gene triggers the secretion of the hormone and plant will be tall. The recessive gene suppresses the secretion of the hormone and plant will be short। इधर देखो, अब ये जो जीन कैसा कंट्रोल करता बोल के बोल रहे हैं हम, टॉलनेस और शॉर्टनेस को कैसा कंट्रोल करता। अब हमारे को मालूम है प्लांट के अंदर एक हार्मोन रहता ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता मालूम है, प्लांट के हाइट को इंक्रीज करता। तो अब ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है, ये जीन क्या कर रहा, ऑक्सिन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा। अब इन्हें बोला कि ये ऑक्सिन ज्यादा बनना, तो क्या होता, वो हार्मोन ज्यादा बन जाता और प्लांट बन जाता टॉल। अगर ऑक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता तो क्या होता, प्लांट टॉल हो जाता। अगर यही ऑक्सिन कम ये हुआ तो प्लांट क्या हो जाता, शॉर्ट होता। तो इसका जो प्रोडक्शन है उसको उन्हें एक्स्ट्रा करा तो टॉल हो जाता, इसके प्रोडक्शन को अगर उन्हें सप्रेस कर दिया तो प्लांट क्या हो जाता, शॉर्ट हो जाता। यही हमारे को लिखना है अगर एग्जाम में आ गया तो। इसको आप बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स। ठीक, कैसा एक्सप्रेस होता है ट्रेड बोलते हैं। नाउ दिस मींस दैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन्स फ्रॉम द इनहेरिटेड ईच पेरेंट। तो इसका मतलब क्या है, हर प्लांट के अंदर 2 इनहेरिटेड चीजें रहते हैं, एक टॉल के लिए रहता है, एक शॉर्ट के लिए रहता है, जो अभी हम देखेंगे। नाउ हाउ डू जर्म सेल्स मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स। जर्म सेल्स मतलब जो जिनके पास एक ही ये रहता ना कॉपी, वो कैसा जीन्स बनाते हैं। देखो ये पिछले टॉपिक में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलता है क्लियरली। जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, thus each cell will have 2 copies of each chromosomes, one each from the male and female parent। देखो जीन्स कहाँ पे लोकेटेड है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया डीएनए के अंदर लोकेटेड है। तो अब हर एक सेल के अंदर यही इसके क्रोमोसोम के 2 अलग अलग कॉपी रहते हैं, एक मदर की तरफ से रहता, एक फादर की तरफ से रहता। Every germ cell will take 1 chromosome from each pair and these may be either maternal or पैटर्नल ओरिजिन। तो हर एक जो है सो है ना क्रोमोसोम एक ही पेयर जो है सो ना एक पेरेंट से लेता, दोनों पेरेंट्स में से या तो ये लेता या तो वो लेता, या तो मदर का लेता या तो फादर का लेता। When 2 germ cells combine, they will restore the normal number of chromosomes in the progeny, ensuring the stability of the DNA of the species। तो अब जर्म सेल जैसे कि मेल जर्म सेल है स्पर्म, और फीमेल जर्म सेल है एग भी या फिर ओवा। तो इनके अंदर क्या रहता मालूम है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते ना, इसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, हाफ इसमें हाफ और इसमें हाफ। तो ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को बैलेंस कर देते हैं। हमारे मालूम है टोटल 23 पेयर्स रहते हैं, बल्कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। लेकिन जो इनका जर्म सेल रहता, ह्यूमंस का या कोई भी ऑर्गेनिजम्स का जर्म सेल के अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, यानी कि 23 इसमें 23 इसमें रहते हैं। अब जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो बैलेंस हो जाते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं एंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पीसीज। जेनेटिक मटेरियल वो बराबर हो जाता है जब ये दोनों आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट है, ये लास्ट वाला पार्ट है शायद, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब ये इजी है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं 3-4 मार्क्स में, क्वेश्चन आए भी हैं पिछले सालों में। नाउ द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ ए न्यूबॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। जिस प्रोसेस से न्यूबॉर्न बेबी का सेक्स डिटरमाइन होता कि वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, उसको बोलते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। डिफरेंट स्पीसीज यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग स्ट्रेटजीज होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। कुछ ऑर्गेनिजम्स में टेम्परेचर डिसाइड करता कि सारे मेल्स होंगे या सारे फीमेल्स होंगे बोल के, जैसे कि लिजर्ड्स वगैरह में या फिर फिश वगैरह में ये डिसाइड होता है कि सारे मेल होंगे या फीमेल होंगे।
नेक्स्ट देखो, now in snails individuals can change sex indicating the sex is not genetically determined. snails ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने लाइफ के ड्यूरिंग ही अपना सेक्स चेंज कर दे सकते हैं, तो इसका मतलब बाय बर्थ सेक्स क्या है मालूम है उनके अंदर, इंडिकेटिंग है कोई फिक्स नहीं रहता कि ये मेल होंगे या फीमेल होंगे। इन ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड, तो सेक्स जो है सो ना जेनेटिकली ही डिटरमाइन होता। नेक्स्ट देखेंगे, इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, आउट ऑफ दिस 22 chromosomes are called autosomes. The last pair is of the chromosomes which helps in deciding the sex of the individual in is called sex chromosome. देखो जो 23 पेयर्स है ना, 23 पेयर्स, उसमें से जो 22 है ये ऑटोजोम्स है। ऑटोजोम्स मतलब सेम रहेंगे, ठीक। ये जो आखिरी बच रहा 1, वो क्या है मालूम है, ये डिसाइड करेंगे आके बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। ये 1 कैसा डिसाइड करता, इधर देखो सबके अंदर फॉर एग्जांपल ये 22 में x x x x है, अगर यहाँ पे 2 x आ गए तो ये बन जाता बेबी गर्ल, और यहाँ पे अगर एक x और एक y आ गया तो ये बन गया बेबी बॉय। अब ये एक्स वाई किसके पास रहता, ये x और y आने की जो एबिलिटी है वो सिर्फ फादर के पास ही रहती है। Now, autosomes are the pair of chromosomes that are identical in appearance and are not involved in sex determination. ये जो ऑटोजोम्स है ये सेम रहते हैं, इसीलिए उनको ऑटोजोम बोलते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं वो सेम, और ये सेक्स डिटरमिनेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करते। सेक्स क्रोमोसोम्स आर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन्वॉल्वड इन सेक्स डिटरमिनेशन एंड आर नॉट आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल नहीं है, एक्स इज द नॉर्मल साइज, वाई इज द शॉर्टर। अब जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ठीक, वैसे क्रोमोसोम्स एक्स लिखते हैं, रहता नहीं, कैसा रहता क्रोमोसोम रहता ऐसा, ये ऐसा, ये रहता क्रोमोसोम्स, ठीक। इसको और अच्छे से करेंगे, ये समझो क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम रहता, ठीक। और तो वाई क्रोमोसोम कैसा रहता, वाई क्रोमोसोम ये वाला हिस्सा इसका छोटा रहता और ये वाला हिस्सा बड़ा रहता, ये होता वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम ये ऊपर के जो विंग्स है ना ये सेम शेप में रहता है, वाई के जो है ना ऊपर के छोटे रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वाई क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम। और ये थोड़ा सा बड़ा रहता है, ये छोटा साइज में छोटा रहता है। नाउ ए मेल हैज 1 XY सेक्स क्रोमोसोम XY, while the female has 2 X क्रोमोसोम XX। तो मेल के पास क्या रहता, XY रहता, और फीमेल के पास XX क्रोमोसोम रहता। एग प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल हैज X क्रोमोसोम, स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय मेल हैव ईदर X और Y क्रोमोसोम। जो एग है ना, एग के अंदर सिर्फ XX क्रोमोसोम ही रहता, लेकिन स्पर्म है ना, स्पर्म के अंदर XY क्रोमोसोम रहता, ठीक। नाउ इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम, द रिजल्ट इज अ गर्ल चाइल्ड। अब अगर ऐसा स्पर्म जिसके अंदर X क्रोमोसोम है ये एग को फर्टिलाइज कर दिया, तो अब चाइल्ड के अंदर XX क्रोमोसोम है, ये बन गया गर्ल चाइल्ड। और अगर ये Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर दिया तो अब XY आ गया, तो ये क्या हो गया, बॉय हो गया, ठीक। नाउ इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म कैरिंग Y क्रोमोसोम, द रिजल्ट इज अ गर्ल चाइल्ड। ये 2 बार आ गया, ये बॉय चाइल्ड आना चाहिए, ये बॉय चाइल्ड आना चाहिए, ये बॉय चाइल्ड। Now, thus the sex of the children will be determined by what they inherited from their father। तो sex of the child किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फादर के पास से जो इनहेरिट करेगा चाइल्ड उसी से सेक्स डिटरमाइन होता है, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। यहाँ पे देखो ये इसका एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, फादर के पास XY है और मदर के पास XX है। अगर इनमें से जैसे कि मैं इधर साइड में कर दिया तो आपको फादर के पास और मदर के पास, फादर के पास क्या है XY है, मदर के पास XX है। तो अगर इधर से एक X आया, इधर से एक X आया तो क्या होता, गर्ल। इधर से एक X आया, इधर से एक X आया तो भी गर्ल। इधर से एक Y आया, इधर से एक X आया तो बॉय। अगर इधर से एक Y आया, इधर से एक X आया तो भी क्या होता, बॉय। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है, ये YX के पॉसिबिलिटीज मेल के हैं और ये XX के पॉसिबिलिटीज फीमेल के हैं, ठीक। अब इन दोनों में से ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता ना, तो ये 2 हो गए। इन दोनों में से ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो इसकी 50% चांसेस है और इसके 50% चांसेस है, ठीक। इसको ऐसा यहाँ पे ये करेगा, ठीक। 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड एंड 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल चाइल्ड, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स होपफुली नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा अवर एनवायरनमेंट होगा। अवर एनवायरनमेंट छोटा सा टॉपिक है, वहाँ पे हमारा बायोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद केमिस्ट्री भी मैं कंप्लीट करता हूँ और आपके एग्जाम तक होपफुली मैथमेटिक्स का भी सारे
लेस देन 1 आवर के लेक्चर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।